जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल, मेरे साथ मौजूद हैं फौजिया यजदानी। और जैसे कि हमने आपको पहले घंटे में बताया था, उसका थोड़ा सा आप क्विकली रिकैप कर दें। NA 131 से NA 143 ये कौमी असम्बली के 13 हल्के, और PP 175 से PP 204 ये पंजाब असम्बली के हल्के आज हम इस हवाले से बात कर रहे हैं। इसमें जो अजला आते हैं, कसूर है, उकाड़ा है, पाकपतन है, साहिवाल है, इस पर हम बात कर रहे थे। और अब ब्रेक के बाद हमें जो नए मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं उनका तारुफ भी करवा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार जनाब ज़ैगम खान साहब, आपको हम इस गुफ्तगू में खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट उसामा खिलजी। आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। और पहले आप सवाल करें, थोड़ा सा मैं अपने नाजरीन के साथ शेयर करूं कि गुज़श्ता रोज़ जो पाकिस्तान नेशनल यूथ कन्वेंशन इस्लामाबाद में हुआ था, जिससे आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने खिताब किया था, तो उसमें बड़ी अहम बातें हुई थी। और उसमें भी ये जो सोशल मीडिया पे जो हो रहा है उस हवाले से काफ़ी गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ का ये कहना था कि सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की तहकीक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तहकीक और मस्बत सोच के बिना माशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। ज़बरदस्त। उसामा, वेलकम टू द शो एंड थैंक यू वेरी मच, हमें आपने दोबारा वक्त दिया। आपकी तरफ इस सवाल को, जावेद की बात आपने सुनी। हम लाहौर से जब शुरू किए हमने हल्के डिस्कस करने, और आज हम कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, साहिवाल तक आए हैं, तो हमने दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट देखी हैं कि यूथ वोटर्स जो है ना वो 78 to 79% है। और जैसा जावेद ने अभी कहा कि एक तो अफरा तफरी, प्रोपेगेंडा बढ़ रहा है। हमें इस ख़तरे का मालूम है कि अगला आने वाला जो हमारा इलेक्शन है उसमें ये बहुत ओवरराइड करेगा। मगर ये कम्युनिकेशन आउटरीच टूल भी है हमारे यंग वोटर्स के लिए या यूथ के लिए, क्योंकि वो एक से ज़्यादा सोशल ऐप्स पे होते हैं। आप कहाँ देख रहे हैं ये कहीं पर बैलेंस होता नज़र आ रहा है? क्या आप भी ज़्यादा देख रहे हैं कि ये पॉजिटिवली यूज होगा या ये इस पूरे प्रोसेस में टॉक्सिटी क्रिएट करेगा? जी देखिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने मुझे दोबारा इनवाइट किया। प्रोपेगेंडा कोई नई चीज़ नहीं है। काफ़ी मतलब जब से पाकिस्तान बना है तब से हम देख रहे हैं कि प्रोपेगेंडा आता जाता है, स्टेट की तरफ से भी, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी, हर किसी की तरफ से। तो हर कोई अपने एजेंडा को प्रमोट करने की कोशिश करता है। वो तो दुनिया भर में सियासत की एक रियलिटी है। हमने ये भी देखा कि जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो है इलेक्शन कैंपेन कर रही थी, उनके खिलाफ कितना प्रोपेगेंडा जनरल अयूब की तरफ से था उनको शिकस्त देने के लिए। तो ये तो पुरानी बातें आप तक आ रही हैं। इसके टूल जो है अभी मुख्तलिफ हो गए। अभी हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल इसमें काफ़ी हो रहा है, लेकिन सोशल मीडिया को मोबिलाइज करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अभी देखें, सियासी जमातें इसका इस्तेमाल कर रही है लोगों तक पहुँचने के लिए, उनको बताने के लिए कि उनके पोलिंग स्टेशन क्या है, आपने कौन से जो सियासी सिंबल है, किस पे आपने जो है वोट देना है। कुछ की तब्दील हो गए हैं, कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आ गए हैं। तो उस सब की मालूमात जो है उनको इंटरनेट के जरिए जल्द से जल्द मुयसर हो रही है। और इसमें डिफरेंट इकोसिस्टम हम देखते हैं। तो पहले तो आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल नजर आता है, जिसमें आपको फेसबुक हो गया, वेबसाइट हो गई, ट्विटर वगैरह, उस पर टिकटॉक, उस पर आपको मालूमात मिल रही है। लेकिन इसके अलावा फिर लोकलाइज व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं। और अभी हमारी सियासत में जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स का जो किरदार है वो बहुत अहम हो गया है। तो अक्सर कंस्टिट्यूंसी में क्या कर रहे हैं, हर पार्टी वाले अपने सपोर्टर्स का, हर घराने से एक या दो लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होते हैं, और उसके जरिए जो है फिर सियासी पार्टीज अपनी कैंपेनिंग और मालूमात जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स का इस्तेमाल कर रही हैं। उनके चैनल्स भी अभी व्हाट्सएप पे शुरू हो गए हैं। आपने देखा होगा नया फीचर आ गया है जिसके जरिए लोगों को ये मालूमात मिल रही है। तो ये मोबिलाइजेशन का एक नया जो है तरीका हो गया है। और जिस तरह आपने भी कहा कि ये पहला इलेक्शन है जिसमें इतनी ज्यादा सोशल मीडिया की इस्तेमाल हो रही है। और अगर आप पाकिस्तान की आबादी देखें तो 2/3 जो आबादी है, तकरीबन 65%, वो 30 साल से कम उम्र की है। तो 18 से 30 साल के जो वोटर हैं इस इलेक्शन में, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया पर वो इन्वॉल्व होंगे और उसी के जरिए अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं और मालूमात तक रसाई भी उनकी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा खिलजी साहब आपका। आप हमें तफसील से बता रहे थे कि क्या सूरत हाल है। ज़ैगम खान की तरफ आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, बार बार जो है ना हम इस
जो फैक्ट है इसको हाईलाइट तो कर रहे हैं, यूथ का जो एलिमेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर, नंबर गेम्स में। लेकिन सवाल ये है कि देखें जो आज आप अजला डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर जो पिछले रिजल्ट्स थे वहाँ पर भी तो यूथ होगी, उसने भी देखा होगा कि हवा किस तरह चली है, वो जो है शायद असरअंदाज नहीं हुआ, इसी वजह से जो रिज़ल्ट है हमारे साथ। हालांकि उस वक्त तक लीडर जो है एक पार्टी का उसको हटाया जा चुका था, एक दूसरी पार्टी का लीडर जो है वो मतलब असेंडेंसी में था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो बात अभी उसामा कह रहे थे कि देखें अभी तक हमने सोशल मीडिया का जो सारी की सारी एक तरह की जो वॉर देखी है, ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, इन्होंने फोकस किया है लीडरशिप को, ठीक है ना। हमें ये देखना पड़ेगा कि हर ज़िले के अंदर जिसके साथ आपका मुकाबला है, क्या उसके खिलाफ भी सोशल मीडिया जो है वो इन्वोक हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर होगा तो उस ज़िले के अंदर या उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस तहसील के अंदर कितने लोग जो हैं वो इम्पैक्ट होंगे सोशल मीडिया का जो है एलिमेंट देखते हुए। अपने लीडर के खिलाफ तो हो सकता है वो करते हो, ठीक है ना जी, कि फलां पार्टी का लीडर ये है, दूसरे कहेंगे जी फलां, ठीक है ना, और वो करप्शन के चार्जेस हैं, इससे ज़्यादा जो है हम आगे नहीं जाते। तो ये कह रहे हैं कि जो लोकल लेवल है, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल के ऊपर सोशल मीडिया का असर क्या होगा, वी आर स्टिल नॉट देयर। हाँ, ये ज़ैगम खान साहब आप चूंकि ट्रेंड्स हमें देते हैं तो छोटा सा रिकैप आपको दे दूं। जावेद ने ओवरऑल दिया था कि यहाँ पर भी ओवरऑल 18 से 25 साल के जो यंग वोटर्स हैं जिनको हम कहते हैं वो 32% हैं और 26 से 35 47% हैं। तो ओवरऑल 79% जो हैं वो यूथ वोटर्स हैं, जिसमें से 34% खवातीन है। दो बातें उसामा ने की, प्लीज़ अपने ट्रेंड्स में उसको भी एड्रेस कीजिए, जो आमिर ने भी बात की। दो चीज़ें हैं, मोबिलाइज करना, इन्फॉर्म करना। इन्फॉर्म तो इलेक्शन कमीशन भी बहुत से डिजिटल टूल्स को इस्तेमाल करके, जिसमें 8300 शामिल है, वेबसाइट है, फेसबुक है, इंस्टा, वो रीच आउट कर रही है। इन्फॉर्म एंड एजुकेट, इन्फॉर्म एंड अवेयर। मगर दूसरी तरफ है मोबिलाइज। इस दोनों के दरमियान में डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा है। एक है हेट स्पीच, या कई दफ़ा हेट स्पीच के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, वो लीडरशिप के खिलाफ है। मगर जब वो लोकल सतह पे आता है तो उस कैंडिडेट के, वो अगर वहाँ पर फीमेल कैंडिडेट है और फिर अगर उसमें रिलीजन का आपको क्रॉस कट करें तो ये और ख़तरनाक हो सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, अगर हम यूथ से पहले बात शुरू करें, मेरे ख्याल में अगर कोई भी ये कहता है कि पाकिस्तान में यूथ जो है वो खुश है, हुकूमत से खुश है, सियासी जमातों से खुश है, इस हालात से खुश है, तो शायद ये बात दुरुस्त नहीं होगी, ये बात बहुत बड़ी एग्जेजरेशन होगी। क्योंकि यूथ को पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है, उसमें सियासी एलीट भी, सियासी अशराफिया भी शामिल है, रियासती अशराफिया शामिल है, वो डिलीवर करने में नाकाम है। आपको एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ। आईटी की एक बड़ी कंपनी के पाकिस्तान के जो ओनर हैं, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में जो आईटी की तालीम में जो ग्रेजुएट आईटी के होते हैं, उसमें से कोई 10% से कम ऐसे हैं जो एम्प्लॉयबल हैं। ये आपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी है, यूनिवर्सिटियाँ बना दी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। डिग्रीज ले लेते हैं, फिर उसके बाद जॉब नहीं है, एक इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, तो इसका मतलब है नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इंक्लूजन नहीं है। सियासत में, जमातों में दरवाजे बंद हैं, लोग आ नहीं सकते। कैसे खुश हो सकते हैं नौजवान? आप मुझे बताइए, जब उनकी पसंदीदा जमातों में सो कॉल्ड उनके लिए आने के रास्ते ही बंद हैं, तो बिल्कुल अनहैप्पी हैं। कितनी बड़ी तादाद है डेमोग्राफिक्स की वो अलग बात है। पाकिस्तान की मिडिल क्लास जो है वो मेजॉरिटी में तो नहीं है, 20-30% मिडिल क्लास है, लेकिन ये बहुत एक पुरअसर सेगमेंट है सोसाइटी का। एक तरफ ये यूथ हैं जो नाराज़ हैं, दूसरी तरफ एक नया टूल आया है जिसके अब्यूज़ करने की बहुत गुंजाइश मौजूद है। और हमारे यहाँ एक नई पॉलिटिक्स आई है जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है सारी दुनिया में, जो गुस्से पर, एंगर पर पलती है। तो अब आप देखिए, कम्बिनेशन देखिए ना, कि एक तरफ ये गुस्से की सियासत है जो पूरी दुनिया में आई है, जिसको हम पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स कहते हैं, कि जिसमें जज्बात ज़्यादा अहम है, हकायक बहुत कम अहम है। फिर सोशल मीडिया का टूल है जिसको कोई देखने वाला नहीं है, जिसकी कोई निगरानी नहीं है, जिसमें हर कोई कंटेंट क्रिएटर है। हर बंदा जो है वो टेलीविजन चैनल है, बिल्कुल। जिसके पास भी मोबाइल फ़ोन है वो खुद एक टेलीविजन चैनल है, हर बंदा खुद एक अखबार है, और कोई रोकने वाला नहीं। एक एनोनिमिटी है। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि वो अखबार है, वो एक ऐसा अखबार है जो ये बात छुपा सकता है कि इसको कौन छाप रहा है। एनोनिमिटी है। फिर एक चांस है वायरलिटी का, शोहरत है, एम्पावरमेंट है, चीज़ जो है वो फ़ौरन होती है। ये बहुत सारे रिस्क्स हैं जो मौजूद हैं। और देखिए, इसको सिर्फ हमने अब इसको बुरा भला कह के इससे डील नहीं कर सकते, हमने इसके पीछे जाना होगा।
जहाँ डिस इन्फॉर्मेशन है तो उसके मुकाबले में इंफॉर्मेशन भी लानी होगी। ऐसा नहीं होगा कि बजाय इसके कि आप इंफॉर्मेशन लाएं, रियासत खुद इन टूल्स को अब्यूज़ करना शुरू कर दे। क्या ये नहीं हुआ? क्या 2018 के इलेक्शन में नहीं हुआ? क्या ये अब नहीं हो रहा कि जिन लोगों ने उस अब्यूज़ को बंद करना है और उस अब्यूज़ के रास्ते में इंफॉर्मेशन के ज़रिए, कवानीन के ज़रिए से उसको रोकना है, वो खुद इस गेम के सबसे बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं। इसको भी तो आपने रोकना है ना, लोगों को तालीम भी देनी है। और फिर जो अहम बात है, आपने पीछे जाकर जो बुनियादी मसले हैं उसको हल करने हैं। यूथ की एंगर को समझना है, उनकी जो डिसएम्पावरमेंट है उसको समझना है, उनकी एक्सक्लूजन को समझना है। देखिए, ये तब्दील होते हुए पॉलिटिकल ट्रेंड्स हैं। पिछले इलेक्शन में भी इन तमाम अजला में बिल्कुल ठीक है, मुझे बड़ी वाज़ेह तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ की इसमें जो है वो बढ़तरी नज़र आ रही है, कहीं 10%, कहीं 15%, कहीं इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में बिल्कुल है। लेकिन आप देखिए ट्रेंड्स बदल रहे हैं। नहीं है। मुजम्मिल साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं कहूँगा मुजम्मिल साहब कहें तो फिर आप देखिए। मैं जैगम साहब ने एक तरफ इशारा किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने ना कुछ जो उसका रूट कॉज है, मैं उससे ज़रा इख्तलाफ करता हूँ। देखें, इंडिविजुअल्स तो कोई एक्ट करते हैं, मतलब वो एक बात ठीक है, लेकिन जब कोई पॉलिटिकल पार्टी मुल्क में डिप्रेशन फैलाने लग जाए और एंगर फैलाने लग जाए और वो उसको अपना पॉलिटिकल कैपिटल बनाने लग जाए, और वो बजाय इसके कि हम नौजवान नस्ल को ये बताते हैं कि हमने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, उसने सवाल पैदा कर दिया कि पाकिस्तान ने आपको कुछ नहीं दिया, लिहाजा लेट्स हेट पाकिस्तान ना। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान के साथ सबसे बुरा हुआ कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान की यूथ के एंगर को इस्तेमाल करने के लिए उसको पाकिस्तान अब्यूजिंग की तरफ भी ले गया और उसको एक ऐसी तरफ ले गया कि वो मुल्क में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करने के लिए उसको तैयार करने के लिए, मतलब 79% यूथ है वो, उसको मुल्क में बजाय इसके कि किसी पॉजिटिवली वो मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करते, वो आज ये लाइबिलिटी बन गए हैं हमारे लिए कि वो सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। भाई, आपने पाकिस्तान बदलना था। लेट्स गो टू वर्क। जो भी काम मिल रहा है आपको, जी मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, पूरी दुनिया में कुछ यूथ को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, या आपकी ये अमेरिका में, बरतानिया में कितनी यूथ सरकारी मुलाजिम है। सेल्फ एम्पावरमेंट का बात है, प्राइवेट जॉब्स कंपटीशन से मिलती हैं। हमारे यहाँ तो अभी फॉरेन लोग आके जॉब्स नहीं लेते हैं। सर जी, पाकिस्तान अभी उन्होंने कहा कि हमारा एम्प्लॉयबल नहीं है। प्राइवेट जॉब्स किधर माइनस ग्रोथ है, जॉब्स किधर? प्राइवेट जॉब हमने खुद क्रिएट करनी है ना। आप मेरी बात समझे, काम करना है। मुल्क को काम पे लगाने की बजाय आपने मुल्क को काम पे लगाने की बजाय मुल्क को गालम गलूच पे लगा दिया। आपने कौम को काम पे लगाने की बजाय कौम को गालम गलोच पे लगा दिया। और उसका जो आज आप कह रहे हैं कि जी वो इलेक्शन गालम गलोच पे हो जाता ना, अगर इस मुल्क में इलेक्शन गालम गलोच पे हो जाता तो ट्रेंड बड़े बदल जाने थे। ये जो गालम गलोच पे इलेक्शन नहीं हो रहा ना, इसकी वजह से ट्रेंड बड़ा कंट्रोल हो रहा है। मैं आपको बताऊं, देखें, मैं सिर्फ सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, इशारा किया था जैगम ने। देखें, मैंने वो केसेस जो हैं वो बाकायदा उनकी कॉन्डक्ट होती देखी है इंग्लैंड के अंदर। जब यहाँ से केसेस जो थे इल्ज़ामात के, वो बरतानवी कोर्ट्स में गए थे। मुझे अभी तक याद है कि यहाँ के नैब के चीफ्स जिस वक्त ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुए हैं और बाहर निकल रहे थे, तो वहाँ एक सिर्फ गोरे वकील ने वैसे गुजरते हुए कहा था, उसने कहा इज़ दिस योर नेशनल पास टाइम है, कि ये तुम्हारा कौमी खेल बन चुका है कि तुम लोग इल्ज़ाम लगाते हो और उन इल्ज़ामात की फाइलें लेके यहाँ आ जाते हो। एक लीडर जो है, जो इस वक्त जेल में है, उसने एक ऐसे लीडर के खिलाफ इल्ज़ामात का एक ट्रक लेके गया था यहाँ से, जो वहाँ बैठा हुआ था उस वक्त और वहाँ से तकरीरें करता था उसके खिलाफ। तो वकीलों ने बैठ के वो सारा कुछ देखा, हज़ारों कागजात। उन्होंने कहा ये तो हो गई स्टेटमेंट्स, वेयर इज़ द एविडेंस। अब ये जो यहाँ से गए थे, इनकी शक्लें लटक गई। उन्होंने कहा ये भाई इल्ज़ामात है ना, ये शख्स ये कराता था, ये कराता था, कत्ल कराता था फलान। उसने कहा इल्ज़ामात नहीं है, इल्ज़ामात हैं, सॉरी एविडेंस नहीं है। और उसने कहा कि नाओ हम आपको ये बता रहे हैं कि मेहरबानी करके ये जितने इल्ज़ामात हैं इनमें से कोई उस वक्त तक रिपीट ना करें जब तक आप इंग्लैंड में हैं, वरना ये शख्स जो है ना आपके ऊपर डेफेमेशन का केस करेगा और आप प्रूव नहीं कर सकेंगे। तो वो जो माइंड सेट है ना, वो तो डिक्टेटोरियल हुकूमतों ने बनाया था कि ये आदमी ऐसे हैं, ये शख्स है। अगर 20 साल 30 साल का जो प्रोसेस है ना, उसमें आप सिर्फ सियासतदानों को अब नहीं करते। क्यों? आखिर उन्होंने तो भी रिएक्ट करना इस वजह से कि अगर आप मेरे बदनाम करते रहेंगे तो कभी ना कभी तो मैं कहूँगा ना कि भाई या तो मज़हब का नाम इस्तेमाल ना करें। आप ये देख लें, यहाँ खुतबों में हो रहा होता है कि इस्लाम ये कहता है कि अगर आपने गलत इल्ज़ाम लगाया तो फिर कज़फ़ अप्लाई होगा।
आप प्रूव नहीं कर सके तो आपको कोड़े लगाए जाएंगे पब्लिकली। इस मुल्क में नहीं हुआ, लोग बड़े आराम से निकल जाते हैं इल्ज़ाम लगा के। अब सवाल ये है कि ये जो चीज़ आपने माइंडसेट बनाया है, अगर आपने 20 साल, यानी वो बच्चे जो थे 5-6 साल के होंगे जब आपने चीज़ें सुननी शुरू की, कहाँ पे? नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठ के, ठीक है ना। अब वो सुनते रहे। इस मुल्क के अंदर जो नेशनल पास टाइम क्या था? टेलीविजन। शाम का टेलीविजन, जिस पर बाप वापस आ जाते हैं, पॉलिटिक्स देखना शुरू करते हैं, कंट्रोल हाथ से निकल जाता है, ड्रामे नहीं देखे जाते, बड़ा ड्रामा देखा जाता है, 3 आदमी बैठे हुए सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो अगर वो बच्चे जो हैं आज 18 साल से बड़े हो गए हैं और इस दफ़ा वोट डालेंगे या पिछली दफ़ा वोट डाले थे इन्होंने, अगर उनको इल्ज़ामात का एक जो है वो टोकरा उनके जहन में उतारा गया है, सिर्फ और सिर्फ ये ऐसा आदमी है, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा? ये वही होगा जो हमने अपने साथ किया है। और अगर फर्ज किया कल को इस यूथ ने इस माइंड सेट के साथ लेके आगे चलना है, मैं उनके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ। जी, जी, मुझे इम्पोर्टेंट है। आप भी कहना चाह रहे हैं, आप भी अपना आर्गुमेंट देखिए, आप उसको भी प्लीज, क्योंकि आप वही बात कर रहे थे। देखिए, बात है दोनों तरफ जो आर्गुमेंट आ रहे हैं ना, वो मुझे ये समझ आ रही है। एक है मिस डायरेक्शन, हम कह रहे हैं हम उन्हें मिस डायरेक्ट कर रहे हैं। यार मिस डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? हमने स्ट्रक्चरली पॉलिटिक्स को बुरा कहा है, सियासतदान को बुरा कहा है, और एक पब्लिक डिस्कोर्स में बनाया है कि ये जब बात होगी तो ये सिर्फ बुरे होंगे अक्रॉस द बोर्ड। मैं किसी को भी नहीं कह रही, इसमें सब शामिल हैं, जो दानिस्तगी में कर रहे हैं, गैर दानिस्तगी में कर रहे हैं, जो हाजिर हैं और गैर हाजिर हैं। और ये जो एक फ्लो है, तूफान है, इसमें से हमने सच भी निकालना है। देखिए, पहले तो गौरी साहब ने जो कौमी मशगले की बात की है, मैं इत्तफाक करता हूँ। पाकिस्तान का कौमी मशगला ये है कि पूरी कौम को कचहरी चढ़ा दिया है। हाँ। हर चीज़ अदालत में है, हर चीज़ कचहरी में है, मईशत भी कचहरी में है, अदालत में है, सियासत भी कचहरी में, अदालत में है। लेकिन क्या ये सिर्फ सियासी अशराफिया में किया है? 1948 में परोडा नवाबजादा लियाकत अली खान ने बनाया था। 350 सियासतदानों को, जिसमें अक्सरियत उनके अपनी पार्टी के सियासतदान थे, उनको निकाल बाहर किया था। अयूब खान का एब्डो तो कई साल बाद आया था ना, 6-7 साल बाद आया था। मैं कंप्लीट कर लूँ फिर आपकी तरफ आइए। तो देखिए, अब कचहरी से मईशत को, सियासत को निकालना होगा। निकालने का यही तरीका है कि पूरी अशराफिया इस बात पे इत्तफाक करे। जो सिविल मिलिट्री फॉल्ट लाइन है, इसको भी तय करना होगा, और सिविलियंस के जो अंदर फॉल्ट लाइंस हैं उनको भी तय करना होगा। ये जाना होगा। एक लाइन कहना चाहता हूँ, दयागम साहब आज की गलतियों की जस्टिफिकेशन जब माजी से निकाल के लाते हैं ना, तो मुझे बड़ा अफसोस। मैं किसी गलती को, आप मेरी बात सुनिए, मुझे इतना दुख होता है कि मेरे आप आज हम 21वीं सदी में डिजिटल मीडिया के दौर में, जदीद दौर में, तहजीब याफ्ता दौर में माजी की गलतियों को निकाल के जस्टिफाई करना चाहते हैं। देखिए, सिर्फ 2048 में हुआ था, 2024 में 1954 में हुआ था, 2024 में जायज है, 1962 में हुआ था, 2024 में जायज है। आज भी बिल्कुल नहीं, आज भी आप लियाकत अली खान के प्रोडक्ट को आज के इलेक्शन से जस्टिफाई करेंगे कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे जाए तो आज को तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आज को तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा। आज जो कुछ हो रहा है, अच्छा देखिए, बात सुनिए, नहीं, आज जो कुछ हो रहा है, आज जो कुछ हो रहा है उसको सुरवर्दी साहब जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, आज आइडेंटिफाई किया, आज पीटीआई के साथ नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, आइडेंटिफाई किया मैंने, उसको माजी से नहीं चलो ठीक है, माजी से आज का जो प्रॉब्लम है, एक मिनट रोक के साबिर शाह आ जाना चाहिए, उसके बाद आपकी तरफ आते हैं। जी, डिबेट हो रही है और फायरी हो रही है। लेट मी गिव यू अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव। जी, बात में जी, और एक जानवर होता है। लेकिन अब ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक का वक्त हो गया। साबिर शाह साहब, आपकी तरफ में ब्रेक के बाद क्या होगा? गुफ्तगू बहुत दिलचस्प मरहले में दाखिल है, लेकिन हमें एक क्विक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये हमारी कमिटमेंट है कि साबिर शाह साहब के पास ही जाएंगे एक ब्रेक के बाद। रहमतों और बरकतों से भरपूर माह रमज़ान मुबारक के हवाले से पाकिस्तान टेलीविज़न कुल पाकिस्तान मुकाबला हुस्न क़िरात का एहतमाम कर रहा है। पाकिस्तान टेलीविज़न के मुतल्लिका सेंटर्स पर क़िरात मुकाबले के ऑडिशंस का सिलसिला 15 जनवरी से 2 फरवरी तक जारी रहेगा। मुकाबले में शिरकत करने के ख्वाहिशमंद
ऑडिशंस का शेड्यूल नोट फरमा लें। सच क्या है और फरेब क्या? सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी। क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो यह है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में देखिए सैयद अनवारुल हसन के साथ रात 10:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और अपने वादे के मुताबिक साबिर शाह साहब आपकी तरफ आएंगे। आप बताइए। मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ जावेद साहब, दोस्तों की मैंने डिबेट सुनी, जब हम जिक्र करते हैं ना सोशल मीडिया का, एकदम पीटीआई और इमरान खान जेन में आ जाते हैं। हाँ, इनके यूज़र ज़्यादा होंगे, इनोवेटिव भी होंगे, बाकी पार्टीज़ भी हैं। जब यूथ का जिक्र करते हैं फिर तहरीक इंसाफ जेन में आ जाती है, यूथ बाकी पार्टीज़ में नहीं है। अब 7.25 करोड़ सोशल मीडिया यूज़र हैं पाकिस्तान में, पीटीए कह रहा है, विच इज 31% ऑफ योर टोटल पॉपुलेशन। 19.5 करोड़ मोबाइल कनेक्शन है, विच मीन्स 81% ऑफ योर पॉपुलेशन ओन्स अ मोबाइल कनेक्शन। ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट मोबाइल फोन पेनिट्रेशन इन साउथ एशिया। बट ओनली 39% हैव इंटरनेट कनेक्शन। अब आगे सुनिए। अब मसला ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया सारी कह रही है कि द बिगेस्ट ओरिजिनेटर ऑफ फेक न्यूज इज व्हाट? सोशल मीडिया। इट इज अनहार्नेस्ड, इट इज अनब्रिडल्ड, और इसको पकड़ने वाला कोई नहीं। आप हेडलाइंस देखिए कितनी डिसेप्टिव होती हैं, और नीचे देखिए किसी की इज्जत जो है वो नहीं है। द वर्ल्ड इज इन योर पाम नाउ, इट इज अ डिजिटल वर्ल्ड, इट इज अ डिजिटल बॉम्ब नाउ। आप अनपढ़ हैं, पाकिस्तानी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाह रहे हैं, रोमन उर्दू भी नहीं लिखनी आती, वॉइस नोट तो देना आता है। और पीछे कुछ वाकयात हुए हैं 2-4 महीने में, इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप से ही लोग मुत्तहिद हुए थे, कुछ अपना बेड़ागर किया, कुछ लीडर का किया। ये वॉइस नोट के लिए आपका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। अब देखना ये है कि ये प्रोडक्टिव भी है, काउंटर प्रोडक्टिव भी है। आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसको पकड़ा नहीं जा सकता। और अगर एक ही पार्टी के अकाउंट्स को पकड़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादती होगी। पाकिस्तान के बाहर से भी लोग अकाउंट्स बना लेंगे, एनोनिमिटी का फैक्टर भी है। और ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ हुकूमत पाकिस्तान को, अगर मेरे कमेंट कैरी हो जाता कि आज पीटीआई वालों को पकड़ रहे हैं, उसके अलावा वो भी देखिए जिन्होंने इंसाइटमेंट की है वायलेंस की, हेट स्पीच की, फिरका वारियत की, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की भी आपके खिलाफ पोस्ट पीटीआई ने बहुत दी होंगी, सिर्फ पीटीआई ने नहीं दी। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि एक फर्टाइल लैंड दे रही होती है ना गोया उन बैरूनी अकाउंट्स को। एक फिक्र ऐड करवा दें, देखें टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है रिसेंटली, जब आप एक लीडर की एआई जनरेटेड तकरीर चला के पूरी दुनिया में एक जलसा करते हैं, वो जलसा किस पे हो रहा है? वो मशीन्स के ऊपर हो रहा है, टेलीफोन्स के ऊपर हो रहा है। कल को देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो लीडर कहे कि ये मेरी तकरीर नहीं है, ये एआई जनरेटेड तकरीर है जिसमें लगता है ऐसे कि मैं बात कर रहा हूं। तो जो एलिमेंट है ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एनीथिंग जो गलत हो सकती है, साबिर साहब इशारा कर रहे हैं, तो वो कहेगा मैंने तो नहीं कराई, ये जिन्होंने कराई उनको पकड़ लें। अब अगर फर्ज किया वो सारे बैठे हुए, जो लोग खुशी से छलांगे मार रहे होते हैं ना कि हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, आपने तकरीर सुनी है, इतने मिलियन लोगों ने देखी है, उन्होंने कहा वो उस आदमी की तो नहीं थी। यहाँ क्या डिबेट हो रही है? नहीं, वो तो उस वक्त हो सकता है किताब पढ़ रहे हो, वो तो हो सकता है सोए पड़े हों, उन्हें तो तकरीर नहीं की। तो जो लोग कर रहे हैं अभी, तो जो सिर्फ बदनामी चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर,
वो नहीं पकड़ी जा रही। यहीं पे मीटिंग हुई है पुलिस के और FIA के लोगों की, और सारे लोग बैठे थे कि जी हमें बदनामी कर रही है। तो हमने उसको ये कहा कि आप बदनामी का जो थ्रेड है वो ना पड़ा करें ना ट्विटर के ऊपर, फलाना फलाना। किसी ने कहाँ बैठे हुए वो लोग हैं जो कर रहे हैं? बहुत सारा जो पाकिस्तान की सियासत का फॉलोअर है वो पाकिस्तान में नहीं रहता, सोशल मीडिया वाला, वो बाहर बैठा हुआ, ठीक है ना। वो जब यूज कर रहे हैं तो जब पकड़ना चाहेंगे आग यहाँ लगेगी, आग लगाने वाले को कहाँ से पकड़ेंगे आप? ये बड़ा अहम सवाल है। और थोड़ा सा हम एक बार फिर गुफ्तगू को अपने हलकों आते हैं, अपने पैनलिस्ट से पूछते हैं कि क्या कुछ सियासी ट्रेंड्स होंगे जिन हलकों की हम बात कर रहे हैं। लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि कसूर के जो अवाम हैं उनकी क्या तवक्कुआत हैं अपने जो मुंतखब जो होंगे नुमाइंदे, और किस तरह के लोगों को पार्लियामान में जाना चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं। आने वाली हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि ज़िला कसूर में कोई भी चिल्ड्रन अस्पताल नहीं है, तो मेरा आने वाली हुकूमत से मुतालबा है कि वहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाजमी बनाया जाए, और मेरा वोट पाकिस्तान के लिए। मेरा वोट बना हुआ है और इंशाअल्लाह कास्ट भी किया जाएगा, और मुझे आइंदा आने वाली हुकूमत से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं, और मेरा वोट पाकिस्तान के लिए। मैं 8 फरवरी को वोट अपना कास्ट करूंगा, और मेरी हुकूमत, आने वाली हुकूमत से दरख्वास्त होगी कि वो महंगाई के जिनको काबू करे। मेरा वोट पाकिस्तान के। आने वाली गवर्नमेंट से मेरा ये मुतालबा है कि हमारे जो पाकिस्तान में हैं कॉलेज, स्कूल और तलीमी अदारे वसी किए जाएँ, अच्छे बनाए जाएँ, अच्छे तैयार किए जाएँ, और मैं वोट कास्ट करूँगा इंशाल्लाह। मेरा वोट बना हुआ है, 8 फरवरी को मैं अपना वोट डालूंगा, और आने वाली हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो हमारी उजरत में इजाफा करे। मेरा वोट पाकिस्तान के लिए। जी मैं ज़िला कसूर का रहशी हूँ और 8 फरवरी को अपना वोट कास्ट करूँगा। आने वाली हुकूमत से मेरी ये गुजारिश होगी, मुतालबा होगा तो वो बिजली के बिलों को कम से कम करें, और गैस की जो लोड शेडिंग इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुकी है उसको भी कम से कम करें। मेरा वोट पाकिस्तान के लिए है। जी, मेरा वोट पाकिस्तान के लिए और हम सब का वोट पाकिस्तान के लिए है। तो अब जब गुफ्तगू को बढ़ाते हैं ज़ग़म खान साहब, एक तो ये जो ट्रेंड्स की हम बात कर रहे थे कि पिछले इलेक्शंस में हमने देखा कि यहाँ मुस्लिम लीग नून ही यहाँ पे छाई रही है। आपको इस बार क्या एक ट्रेंड नज़र आ रहा है? और दूसरा ये जो बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, और फिर इसमें बिजली मुफ्त, ये वो आगे पीछे, यहाँ जो बिजली बन रही है वो तो कीमत कम करने को तैयार नहीं है या बरकरार रखने को तैयार नहीं है, तो क्या ये वादे तो मटीरियलाइज नहीं हो सकते? बहुत मुश्किल है जी। अगला 5 साल जो है वो भी पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी मईशत जो है उसको अभी इस मुसीबत से निकलने के लिए वक्त चाहिए, बहुत सी एफ़र्ट्स चाहिए। तो इन लोगों की ख्वाहिशें अपनी जगह, मेरे ख़्याल में इसी चीज़ पे तवज्जो दें कि महंगाई को कम करें। सबसे पहली चीज़ इन्फ्लेशन होनी चाहिए और मईशत को ग्रोथ की तरफ लेकर जाएं। अब देखिए, जो वोटिंग ट्रेंड्स हैं उसमें एक बात बड़ी क्लियर हमें नज़र आती है, वो ये है कि जब लोग किसी पार्टी को वोट दे देते हैं तो उसके वाबस्ता हो जाते हैं, तो उसके साथ रहते हैं, बड़ी मुद्दत तक उसके साथ रहते हैं, और बड़े को बहुत बड़ी तब्दीली आती है तो उसको वो छोड़ते हैं। मिसाल के तौर पर 1970 और 77 में जो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक था, 1988 में भी बिल्कुल उतना था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ 30 साल के दौर में कम हुआ, और फिर PTI ने उसको रिप्लेस किया। अब कसूर को देखिए, कसूर में अगर हम 2013 को देखें तो 58% वोट था मुस्लिम लीग नवाज़ का, और सिर्फ 8% कम हुआ 2018 में 50% हो गया। 50% बहुत बड़ा वोट बैंक है। अब उसके मुकाबले में PTI ने बहुत अपने हिसाब से बहुत रिकवर किया कि 6% से 24% पर गए। 400% की ग्रोथ है, बहुत बड़ी ग्रोथ है। लेकिन फिर भी देखें तो कसूर बीइंग कसूर आधे वोट थे उसके मुस्लिम लीग नवाज़ की निस्बत। और जब इतना वोट का फ़र्क हो तो जो हमारा सिस्टम है जिसमें सबसे ज़्यादा वोट लेने वाला जीतता है, तो फिर एक तरह वो पार्टी जिसकी इतनी बड़ी लीड होती है वो डिस्ट्रिक्ट को स्वीप कर लेती है। तो आज के जो हमारे ज़िले हैं, अगर आप देखें तो तकरीबन आपको ऐसी ही सूरत जो है वो सब में कमोबेश नज़र आएगी। पाकपतन में भी ऐसी नज़र आएगी, आपको इसी तरह उकाड़ा में नज़र आएगी, इसी तरह साहिवाल में नज़र आएगी कि एक वाज़े उसमें लीड जो है वो मौजूद है। मैं साहिवाल की चलें आपको एग्जांपल दे देता हूँ। साहिवाल में जो है वो निस्बतन क्लोज़ हो गई थी दो पार्टियाँ, कि जो PTI है वो 26% से 39% पे चली गई थी। अच्छी ग्रोथ, यानी 13 में भी उसने जगह बना ली थी। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो भी 40% से 45% पर चली गई। तो PTI ने किसी और का वोट लिया साहिवाल में, PTI ने मुस्लिम लीग नवाज़ का नहीं लिया। तो 37% और 45% इस दफ़ा हो सकता है
पीटीआई के अगर अपने पीटीआई के हालात साजगार होते, वो अपने निशान पे इंतखाब लड़ रहे होते, तो ये जो गैप है 6% का, इसको शायद वो फिल कर लेती, क्योंकि जो इलेक्शन हुए थे, बाई इलेक्शन हुए थे, उसमें पीटीआई 8% से लीड कर रही थी। अभी सर्वेज में भी वो लीड कर रही थी, लेकिन जाहिर है जो 9 मई को हुआ और उसके बाद जो हालात बने हैं, तो उसमें अभी साजगार नहीं है। तो इन तमाम जो आज के हम डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, उसमें तो अगर हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को देखें तो मुस्लिम लीग नवाज़ को एक अपर हैंड नज़र आता है, और जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें यही लगती है कि उनके लिए निस्बतन आसान ज़िले होंगे ये वाले ज़िले। पाकपतन से वो खावर मानिका साहब के भाई जो है ना, अहमद रजा मानिका, उनके पास PMLN का टिकट है। PMLN का बिल्कुल है, 139 है, बिल्कुल 139 से PMLN का टिकट है उनके पास। बिल्कुल। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, एक दो जो बातें थी ना कि एम्प्लॉयमेंट की हवाले से और गवर्नमेंट की जो प्रेफरेंसेस हैं, लोगों की इन्वॉल्वमेंट एक ऐसे प्रोसेस में जिससे वो अपनी रोज़ी कमा सकें। तो आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है, स्पेशली शहबाज शरीफ ने बड़ी कोशिश की लैपटॉप वाली स्कीम कि जी हम लैपटॉप देंगे स्टूडेंट्स को और ये वो, तो अगर उसमें लोग बैठे हुए जो है उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, उसमें उनका अपना हिस्सा है। लेकिन मैं ये सिर्फ एक थॉट है कि अगर फ़र्ज़ किया तमाम वो दुकानदार जो छोटे दुकानदार हैं, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि अगर शहरों से आप बाहर निकल जाए ना 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर, बल्कि इन शहरों की पेरिफेरी के अंदर भी, इन शहरों के अंदर मोहल्लों के अंदर भी अगर देखें तो एक इकॉनमी वो है जिसको चार्ल्स डिकेंस ने कहा था ना, टेल ऑफ द टू सिटीज़, कि एक तरफ एक बहुत मॉडर्न शहर उठ रहा है और दूसरी तरफ वो एक शहर है जो अभी तक हो सकता है अलेक्जेंडर के ज़माने में रह रहे हो। तो उसके अंदर वो तमाम दुकानें, तमाम खोखे जिनको रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत नहीं है, उनको सरकार जो है ना वो आधी कीमत के ऊपर इंटरेस्ट फ्री लोन्स लेके सोलर पैनल लेके दे सकती है। 1-2 सोलर पैनल ले दें, एक बैटरी ले दें, तो इसका मतलब है कि उसको कल को लोड शेडिंग का इशू नहीं होगा। अगर वो पान बेच रहा है, जूतियाँ जो है वो गांठ रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, और उसकी दुकान चलती रहेगी। तो होगा क्या, उन्हें कहें कि भाई आप ऑफ ग्रिड हो जाए, आपको इतनी बिजली चाहिए थी, आपको इतनी बिजली दे दी है, आधी कीमत हम वेव ऑफ कर रहे हैं, जिस तरह लैपटॉप ना दें, ठीक है ना, आधी कीमत छोड़ देते हैं, आधी कीमत जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन के ऊपर बैंकों को वापस करेंगे। ये स्कीम है सिर्फ, अगर कोई चला इसको एक्सेप्ट करना चाहे। और उसमें ये हुआ कि अगर वो फर्स्ट के ऑफ ग्रिड हो जाते हैं तो जितनी बिजली बचती है वो आप किसी और को दें जहाँ पे ज़रूरत है उसकी इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन ये जो आप बात कर रहे थे ना, मैं जब ये नाम देख रहा था और मैं साहब के साथ ब्रेक में डिस्कस भी कर रहा था कि मुकाबला अगर PMLN और PTI का होना है यहाँ पे, और जिस तरह मतलब जैगम ने भी कहा, आप भी कह रहे थे मुजम्मिल, कि पिछला इलेक्शन जो है, पिछला इलेक्शन तो हालांकि हवा किसी और तरफ चल गई थी, ऑर्डर किसी और तरफ गए थे, फोन्स के गए थे, लेकिन इसके बावजूद जो PMLN है उसने इन डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो ऑलमोस्ट स्वीप किया है, ठीक है ना। तो मुझे नहीं पता कि अब जिस वक्त उन्होंने कहा कि अब जो है हवा उस पार्टी के हक में नहीं है, जो कि नहीं है, तो वो अब कैसे परफॉर्म करेगी। लेकिन जो नाम देख रहे हैं ना, तो मुझे याद आ जाता है कि ये दो जो चीज़ें जो मैं बड़ा परेशान रहा हूँ कि लीडर कहते हैं हम तो खंबा भी खड़ा कर देंगे तो वोट है। तो मुझे विद सॉरी टू ऑल दीज कैंडिडेट्स, मुझे लगता है कि वो सारे खंबे हैं और इस इलेक्शन में पता लगेगा इन खंबों को वोट पड़ा या नहीं पड़ा, ठीक है ना। इस वजह से कि ये कोई नोन नाम नहीं है, और अगर हमारे लिए नाम नहीं है तो आई एम सॉरी, मैं अपनी जो एडमिट करता हूँ। और दूसरी एक, जैसा कहते हैं ना कि आपने झगड़े किए हैं, आपने आगे लगाई हैं, और वो लीडर क्या कह रहा था, हमने तो गमला भी नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा बगीचे में नहीं है भाईजान, ना बगीचे में है ना सड़क पे है जहाँ आगे खंबे के नीचे बल्ब नहीं लगा हुआ। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। लेकिन जिसे हम कह रहे हैं आपके मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कि क्या पार्टीज़ के अपने अंदर वो उनके अपने थिंक टैंक्स मौजूद हैं जो ये सोचें कि पार्टी को दोबारा इक़्तिदार नहीं दिलवाना, इस मुल्क को आगे लेके जाना है। हाँ। यानी कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली तकसीम हो गई है, बलूचिस्तान भी जीते, पंजाब भी जीते और सिंध भी जीते, ये नहीं है। हर पार्टी जो है ना, हम भी कह रहे हैं कि फलां सूबे की पार्टी है और बेसिकली 2-3 बड़ी पार्टी है, बाकी तो उनके साथ अलाये होंगी। ठीक, इस डिस्कशन को साहब आपके पास लेके आते हैं, मगर आप पास लाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सुने कि साहिवाल के अवाम क्या कह रहे हैं और फिर आप इस डिस्कशन को आगे बढ़ाइए। मेरा वोट बना हुआ है और मैंने अपनी पार्टी की मंशूर को पढ़ा है, जिसमें बहुत सारे उन्होंने मसाइल जो पाकिस्तान के डिस्कस किए हुए हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो पार्टी मेरी जो है वो इन मसाइल को हल करे पाकिस्तान के लिए। मेरा वोट बना है और मैं वोट कास्ट करूंगी, और मैंने अपनी पार्टी के मंशूर को पढ़ा है जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। मेरा वोट बना हुआ है, मैं अपनी वोट कास्ट ज़रूर करूंगा
और मुझे अपनी पार्टी का पता है जी, और इंशाल्लाह ये हमारे मसले मसाइल पूरे हल करेगी। इंशाल्लाह वोट पाकिस्तान जिंदाबाद। जी मेरा वोट बना हुआ है, मैं इंशाल्लाह वोट कास्ट करूँगा और मैंने पार्टी के सारे मंशूर पढ़े हैं। इंशाल्लाह मुझे एतमाद है मेरी पार्टी मेरे लिए क्या करेगी। बाकी वोट इंशाल्लाह पाकिस्तान। मेरा वोट बना हुआ है, इंशाल्लाह मैं वोट अपनी पार्टी को दूंगा। मुझे पता है मेरी पार्टी हमारे लिए क्या करेगी। इंशाल्लाह वोट पाकिस्तान। मुझे अपनी पार्टी का मंशूर का पता है। मुझे उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह जो हमारे मुल्क की मसाइल हैं, तालीम का, बेरोज़गारी का और हेल्थ का इश्यूज़ हैं, ये दूर करेगी और मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करेगी। वोट पाकिस्तान। मेरा वोट बना हुआ है, मैं इंशाल्लाह अपना वोट कास्ट करूँगा। मुझे मेरी पार्टी के मंशूर का पता है। इंशाल्लाह मेरे मुल्क के जो हालात हैं, जो भी मसाइल हैं, वो इंशाल्लाह हल करेगा। वोट पाकिस्तान। मेरा वोट बना है और मैं इंशाल्लाह वोट कास्ट कराऊंगा और मेरी पार्टी, मैंने अपनी पार्टी का मशहूर पढ़ा है, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर करेगी। वोट पाकिस्तान। मेरा वोट बना हुआ है, मैंने वोट कास्ट करना है और मैंने वोट पहले भी कास्ट किया है। हमें अपनी पार्टी से अच्छी तवक्कुआत है। तालीम का निज़ाम, सेहत का निज़ाम और दीगर मसाइल हल करेंगी। जी तासुरात आपने देखे और बिल्कुल आखिरी मराहिल हैं प्रोग्राम के। साबिर शाह साहब आपकी तरफ आएंगे। थोड़ा सा मजबूरी, आप हमारे साथ 3 दिन रहे, मुजम्मिल साहब भी, आप भी, मजमूई तौर पर आपका पंजाब के हवाले से अगर कोई तासुर आप हमें दे देंगे, क्या एक तासुर बन रहा है सियासी हवाले से, फिर इसी गुफ्तगू को हम मुजम्मिल साहब की तरफ। जावेद सब कुछ चीज़ें रिपीट हो जाएंगी जी। हम 3 दिन से कह रहे हैं कि हवा मुस्लिम लीग नून की है, वॉट एवर द फैक्टर्स आर, गुड और बैड। तो इस तरह लगता है कि पंजाब, आपको पता है, जो ज़्यादा जीते वो वज़ारत उज़्मा तक जाता है, गिवन द नंबर ऑफ सीट्स। लगता है कि अगर इसी तरह ही 8 तारीख आ गई, बीच में कोई बड़ा वाकया ना हुआ, अल्लाह ना कोई करे, बड़ी डेवलपमेंट ना हुई, बाकी पॉजिटिव भी हो जाते होते। बिल्कुल वो तो भी डर ही लगता है। अल्लाह करे। कोर्ट भी फाइनल इंटरप्रेटर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। खत्म हुआ केस भी दोबारा शुरू हो जाता होता है। मिसालें दे दूंगा, आपके पास टाइम नहीं है। तो मेरी गुजारिश ये है कि हम सबको ये देखना है कि मैक्रो और माइक्रो इम्बैलेंस है। ये जो लोन बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल है, इससे छुटकारा, बिल्कुल ठीक, फ़कीर मत बने, बिल्कुल ठीक, फ़कीरों वाले काम छोड़ दें, रेवेन्यूज़ बढ़ाएं, टैक्स बेस को ब्रॉडन कर लें, और ये जो थर्मल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी, इससे बाहर आएँ, हाइडल की तरफ जाएं, डिवर्सिफिकेशन करें, सोलर की तरफ जाएं, विंड एनर्जी की तरफ जाएं, बातें मत करें। सस्ती बिजली, सस्ती गैस नहीं होगी। अब जो बिजली का बिल आता है गर्मियों में, वो अब गैस का बिल आ रहा है हर घर में। लोगों को इतना मत पीसें कि लोग सड़क पर निकलें और चीज़ों को आग लगाएं। जी मुज़म्मिल, देखिए कल ही एक नया सर्वे भी आया आईपोर वालों का, और उस सर्वे में अभी भी उन्होंने जो है वो कहा है कि PMLN जो है 45% पे आ गई है, और जो PTI है वो 32% पे आ गई है पॉपुलैरिटी में। और अगर 12% या 13% का गैप है तो फिर जैगम साहब खुद तो जानते हैं 3% का गैप भी कवर नहीं होता है यहाँ जो कि जीतता है। तो अगर 12-13% का गैप बन गया है ये सर्वे के मुताबिक, तो फिर तो जो साबिर कह रहे हैं कि वो तो फिर ट्रेंड किसी और तरफ जाएगा। और ये जनवरी 11 से जनवरी 23 तक का सर्वे है। 1 मिनट रह गया। अब अगर ये 3-4 फरवरी तक कहाँ पहुँचेगा ये आपको खुद देखिए। अब 8 फरवरी को अवाम ने फैसला करना है, लेकिन जाहिर है इस वक्त जो है पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रही। इस वक्त के जो हालात हैं हमारे सामने हैं, जिस तरह के इलेक्शन है वो भी हमारे सामने है। जी आमिर गौरी साहब 30 सेकंड में ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी रिसेंटली व्हेन आई वाज इसी एफर्ट से पहले, आपके प्रोग्राम से पहले, आई डिड अ स्मॉल ट्रिप टू पंजाब की डिस्ट्रिक्ट जिनको आप आज डिस्कस कर रहे हैं और आपने पिछले हफ्ते डिस्कस किया। उनमें से सिर्फ ड्राइव थ्रू वो इलाके, जिस वक्त चूँकि मैं मतलब इन इलाकों में इसलिए भी जाता रहा हूँ, जब मेरे वालिद सिविल सर्वेंट थे तो हम इन शहरों में ठहरते रहे हैं, सरकारी रेस्ट हाउसेस में। हमने इनका हाल देखा है 70s में, 80s में। वो शहर इस तरह मुझे लगता है बॉम्ब्ड आउट सिटीज़ हैं, मिट्टी उड़ रही है। यानी साहिवाल जिसकी आप बात कर रहे हैं, इट वाज सच अ ग्रीन सिटी, ब्यूटीफुल सिटी। उसकी जो कनाल कॉलोनी थी, जो ऑफिसर्स कॉलोनी है, जो बाजार हैं सारे। 15 सेकंड्स मुझे यकीन करें, मुझे इस तरह सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि देखें जो भी हुकूमत बनेगी, मुझे नहीं पता कौन हुकूमत बनाएगा, लेकिन ये ज़रूरी है अगर पाकिस्तान में आगे जाना है इकनॉमिकली, तो वो गवर्नमेंट जो है जो पंजाब में हुकूमत बनाएगा, मुझे इस तरह लगता है कि उसी की हुकूमत सेंटर में होगी और पॉसिबली
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ के साथ बलूचिस्तान में भी उसकी हुकूमत बनेगी, क्योंकि अगर रेको डेको को चलाना है तो सेंटर और वफाक ये सेंटर को जनरेटिंग एज अ नेशन सोशल फाइबर फट चुकी है, इसको बचा लीजिए। चले बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाह साहब, आमिर गौरी साहब, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आप और ज़ैगम खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी और हम बार बार आपको ये कहते रहेंगे कि वोट पाकिस्तान। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।